जय हिंद प्यारे साथियों। अद्वैत एसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एक बार प्यारे साथियों आप सभी कमेंट करेंगे कैसे हैं आप लोग, और उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास की शुरुआत करते हैं। प्यारे साथियों, ये जो आपकी हिंदी की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में ये जो आपकी आज क्लास होने वाली है वो क्लास नंबर 4 होने वाली है। इस सीरीज में जो आपका टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। इस सीरीज में हिंदी भाषा का उद्भव और विकास का ये पार्ट नंबर आपका 3 होने वाला है। तो प्यारे साथियों, एक बार आप सभी अपने प्यारे दोस्तों को इस क्लास को शेयर कर देंगे ताकि उनको भी इस क्लास का कुछ लाभ मिल पाए। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये क्लास नंबर आपकी 4 होने वाली है। अध्याय आपका पहला चल रहा है। इस हिंदी की सीरीज में जो आपका पहला टॉपिक है वो है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। ये जो क्लास आपकी उपयोगी होने वाली है ये आपकी यूपी पुलिस, यूपी एसआई जो वर्तमान में आने वाला है, यूपी पैट जिसका नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए लगभग लगभग मिलने ही वाला है, यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पीएससी, आरओ, एआरओ, यूपी पीसीएल, लेखपाल या ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें आपकी हिंदी पूछी जा रही है, ये क्लास सभी के लिए उपयोगी होने वाली है। तो इस क्लास में कुछ चीजों को तो हम पढ़ चुके हैं, एक बार यदि आपको हम रिवाइज कराएं तो ये इस पूरे टॉपिक का ये सिलेबस होने वाला है और इसमें हम भाषा शब्द का निर्माण और अर्थ इसको पढ़ चुके हैं, भाषा की परिभाषाएं हम पढ़ चुके हैं, भाषा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत इनको भी हम जान चुके हैं, भाषा की प्रकृति या विशेषताएं इनको भी हम पढ़ चुके हैं, भाषा के कितने प्रकार हैं ये भी हम जान चुके हैं, भाषा के आधार कौन कौन से हैं इनको भी हम पढ़ चुके हैं, भाषा का स्वरूप इनको भी हम जान चुके हैं। और आज की क्लास में जो हम चर्चा करेंगे वो आपसे करेंगे भाषाओं का वर्गीकरण। तो एक बार प्यारे साथियों आप सभी जुड़ जाइएगा, क्योंकि जब तक आप जुड़ेंगे नहीं तब तक आपको इस क्लास का लाभ नहीं मिल पाएगा। केवल और केवल सुनने से लाभ नहीं होगा, पेन कॉपी साथ में लेकर के उसको नोट डाउन भी आप करते हुए चलेंगे। तो आइएगा शुरुआत करते हैं। शुरुआत से पहले हमें एक पंक्ति याद आ रही है, उसको आप ध्यान से सुनेंगे कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठकर क्यों आसमान देखता है, जमी पे बैठकर क्यों आसमान देखता है, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल कर चल तुझे सारा जहान देखता है। तो आइएगा शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, भाषाओं का वर्गीकरण। दुनिया भर में जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं का जो वर्गीकरण है वो 2 आधारों पर किया जाता है। पहला जो वर्गीकरण होता है वो होता है आकृति मूलक वर्गीकरण, और दूसरा जो वर्गीकरण होता है वो होता है पारिवारिक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण का सीधा सा अर्थ होता है कि वो जो भाषा है वो भाषा बनी कैसे कैसे है, और आकृति मूलक वर्गीकरण का सीधा संबंध होता है कि उस भाषा से जुड़ी समानताएं क्या क्या है। तो जैसे विश्व की सभी भाषाओं का वर्गीकरण मुख्यतः 2 आधारों पर किया जाता है। वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। पहला है आकृति मूलक वर्गीकरण, जिसमें हम भाषा की आकृति को देखेंगे।
दूसरा जो वर्गीकरण है वो है पारिवारिक वर्गीकरण। तो भाषाओं का वर्गीकरण दो आधार पर होगा, आकृति मूलक वर्गीकरण और पारिवारिक मूलक वर्गीकरण। एक एक करके हम चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आकृति मूलक वर्गीकरण को। ये जो आकृति मूलक वर्गीकरण है ये क्या होता है? तो जो वर्गीकरण पद, ये शब्द याद रखेंगे, जो वर्गीकरण पद, रूप और रचना पर आधारित हो उसे आकृति मूलक वर्गीकरण कहा जाता है। कहने का मतलब है इसमें ये देखा जाएगा कोई शब्द कैसे बना है, किसी शब्द का जो निर्माण है वो कैसे हुआ है, इस वर्गीकरण में केवल यही देखा जाएगा। पद का मतलब शब्द ही है, तो कोई शब्द कैसे बना है इस वर्गीकरण में इसी बात पर चर्चा की जाएगी। अगर पूछा जाए कि ये जो आकृति मूलक वर्गीकरण है ये सबसे पहले किस विद्वान ने किया, तो याद रखेंगे भाषा का जो सर्वप्रथम आकृति मूलक वर्गीकरण किया था वो डॉक्टर या प्रोफेसर स्लेगन ने किया था। प्रोफेसर स्लेगन ने सर्वप्रथम आकृति मूलक वर्गीकरण किया था। आकृति मूलक वर्गीकरण के बेटा कुछ अन्य नाम भी है, जैसे आकृति मूलक वर्गीकरण को पदाश्रित वर्गीकरण भी कहते हैं, इस वर्गीकरण को व्याकरणिक वर्गीकरण भी कहते हैं। तो इसके दो अन्य नाम आपको याद रखना है, आकृति मूलक वर्गीकरण भी आपको मिल सकता है, पदाश्रित वर्गीकरण भी आपको मिल सकता है, और एक आपका व्याकरणिक वर्गीकरण भी आपको मिल सकता है। इसके बाद में इसमें किस चीज को आधार बना करके वर्गीकरण किया जाएगा, तो इसमें दो चीजों को आधार बनाया जाएगा। पहला होगा आपका शब्द का निर्माण, कोई शब्द कैसे बना है इस बात को आधार बनाया जाएगा। तो पहला आधार बनाया जाएगा कोई शब्द कैसे बना है, इस बात को आधार बनाया जाएगा। दूसरा जो आधार बनाया जाएगा वो वाक्य रचना को आधार बनाया जाएगा कि वाक्य की रचना किस किस प्रकार से हुई है। तो इसमें दो चीजों को आधार बनाया जाएगा, एक तो शब्द निर्माण को आधार बनाया जाएगा, दूसरा वाक्य निर्माण को इसमें आधार बनाया जाएगा। याद रखेंगे, आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से याद रख लेना है। आकृति मूलक वर्गीकरण के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है, क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमें हिंदी को ही जानना है, बाकी अन्य इसमें नहीं समझना है। क्योंकि यदि हम आकृति मूलक वर्गीकरण का वास्तव में वर्गीकरण करने लगेंगे तो पूरी क्लास उस पर ये चली जाएगी। तो इसमें केवल और केवल हमें किसको पढ़ना होगा, हिंदी के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी की आकृति कैसी है। आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे साथियों, वो यही पूछा जाएगा कि हिंदी की आकृति कैसी है, तो आपको वहां क्या जवाब देना है। तो हिंदी योगात्मक भाषा है, सबसे पहली बात। हिंदी श्लिष्ट भाषा है, हिंदी अंतर्मुखी भाषा है, और अंत में एक बात आप और समझेंगे तो हिंदी आपकी वियोगात्मक भाषा है। 4 पॉइंट हिंदी के बारे में ध्यान से समझने हैं। हिंदी आपकी योगात्मक भाषा है, हिंदी श्लिष्ट भाषा है, हिंदी अंतर्मुखी भाषा है, और हिंदी आपकी क्या है, वियोगात्मक भाषा है। इन 4 फैक्ट को, इन 4 बिंदुओं को हिंदी के बारे में अच्छे से याद रखेंगे। तो आकृति मूलक वर्गीकरण में हमें केवल इतना ही जानना होगा। आई होप, हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। आकृति मूलक वर्गीकरण के बाद में अगला जो हमारा वर्गीकरण होगा वो होगा पारिवारिक वर्गीकरण। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, तो इसको हमें थोड़ा गहराई से पढ़ना होगा। तो ये जो पारिवारिक वर्गीकरण होता है इसमें किस चीज को आधार बनाया जाएगा, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा आप समझेंगे। पारिवारिक वर्गीकरण का जो आधार है वो एक ही भाषा से उत्पन्न भाषाओं व बोलियों को माना जाता है। देखिएगा, जैसे हम हिंदी के बारे में पढ़ें तो हिंदी से बहुत सारी भाषाओं का जन्म हुआ है।
जैसे हिंदी से राजस्थानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं, हिंदी से ही आपकी बिहारी हिंदी है, हिंदी से भोजपुरी, मैथिली, संथाली, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, सब हिंदी की ही शाखाएं हैं। तो इन सभी से हिंदी का विकास, इन इन सभी भाषाओं का हिंदी से क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो इन सभी भाषाओं को हम किसके अंतर्गत रख देंगे, एक परिवार के अंतर्गत रख देंगे, और इसी वर्गीकरण को हम बोल देंगे कि ये आपका क्या है, पारिवारिक वर्गीकरण है। और क्या याद रखना है, पारिवारिक वर्गीकरण के कुछ अन्य नाम भी हैं, यानी ये जो पारिवारिक वर्गीकरण है इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे इसको कुलात्मक वर्गीकरण भी कहते हैं, यानी पारिवारिक वर्गीकरण को कुलात्मक वर्गीकरण भी कहा जाएगा, इसको वंशात्मक वर्गीकरण भी कहा जाएगा, इसको ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहा जाएगा। तो ये पारिवारिक वर्गीकरण के कुछ अन्य नाम हो जाएंगे। उसके बाद में आप देखेंगे तो भाषा में, नहीं, इसमें पारिवारिक वर्गीकरण में जो आधार बनाया जाता है वो किस चीज को बनाया जाता है, तो पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा की समानता देखी जाएगी कि इस भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है। यानी पारिवारिक वर्गीकरण में क्या देखा जाएगा, भाषा की समानता देखी जाएगी। दूसरा क्या देखा जाएगा कि भाषा की स्थानीय समीपता को देखा जाएगा। तो दो चीजों को इसमें आधार बनाया जाएगा, भाषा की समानता को और भाषा की स्थानीय समीपता को। तो दो चीजों को इसमें आधार बनाया जाएगा। इसके बाद में आप पारिवारिक वर्गीकरण के विद्वानों में मतभेद है। कोई कहता है दुनिया भर में 12 भाषा परिवार हैं, कोई विद्वान कहता है नहीं 12 नहीं 18 भाषा परिवार हैं, कोई विद्वान कहता है कि नहीं 18 नहीं है 100 भाषा परिवार हैं। तो ये अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन हमें वही समझना है कि जो सर्वसम्मति से भाषा परिवार माने गए हैं वो कितने माने गए हैं। तो भाषा यानी भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण को लेकर के विद्वानों में क्या है, मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि विश्व में 12 भाषा परिवार हैं, कुछ का मानना है कि नहीं 12 नहीं है 18 भाषा परिवार हैं, कुछ का मानना है कि नहीं 100 भाषा परिवार हैं, और कुछ का मानना है कि नहीं 13 भाषा परिवार हैं। तो विद्वानों में इस बात को लेकर के मतभेद है। लेकिन हमें समझना यह है कि भारतीय विद्वान कितने भाषा परिवार मान रहे हैं, यानी जो भारत के विद्वान हैं वो कितने भाषा परिवार मानते हैं। तो भारतीय विद्वानों के अनुसार भारत में जो भाषा परिवार हैं बेटा वो 18 भाषा परिवार हैं। भारतीय विद्वानों के अनुसार भारत में कितने भाषा परिवार माने गए हैं, 18 भाषा परिवार माने गए हैं। अब वो 18 कौन कौन से भाषा परिवार हैं वही हमें समझना है, तो आइएगा समझते हैं। वो जो 18 भाषा परिवार हैं उनका वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से किया गया है, जैसे देखेंगे आप। ये जो 18 भाषा परिवार हैं ये कौन कौन से, ये देखेंगे। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भूखंड, भूखंड का मतलब है जमीन या भूमि, भूखंड के आधार पर विश्व की सभी भाषाओं को 4 भागों में बांटा है। यानी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भूखंड के आधार पर जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं को 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं, तो पहला भाग है यूरेशियाई। जो पहला भाग है वो आपका कौन सा है, यूरेशियाई है। दूसरा जो भाग है आपका वो है अफ्रीका, दूसरा जो भाग है वो है अफ्रीका। और तीसरा जो भाग है वो है प्रशांत महासागरीय। और चौथा भाग आपका कौन सा है, अमेरिकन है। प्यारे साथियों, ये जो यूरेशियाई भाषा परिवार है इसमें कुल 10 परिवार शामिल हैं।
इस यूरेशियाई भाषा परिवार में कुल 10 भाषा परिवार शामिल हैं। ये जो अफ्रीका भाषा परिवार है इसमें 3 भाषा परिवार शामिल हैं और ये जो आपका प्रशांत महासागरीय भाषा परिवार है इसमें 4 भाषा परिवार शामिल हैं और अमेरिकन ये जो भाषा परिवार है इसमें केवल एक ही भाषा परिवार शामिल है और वो केवल और केवल अमेरिका है। तो कुल विश्व भर में 18 भाषा परिवार हैं। इन 18 भाषा परिवारों में सबसे पहला यूरेशियाई। अब यूरेशियाई में कौन कौन से भाषा परिवार हैं? तो भारोपीय भाषा परिवार यूरेशियाई में आता है। यूरेशियाई में द्राविड़ भाषा परिवार आता है। यूरेशियाई में चीनी तिब्बती भाषा परिवार आता है। यूरेशियाई में बास्क भाषा परिवार है। यूरेशियाई में यूराल अल्टाई भाषा परिवार शामिल है। यूरेशियाई में काकेसी भाषा परिवार शामिल है। यूरेशियाई में अति उत्तरी भाषा परिवार शामिल है और यूरेशियाई में क्रूसस्की यानी ब्रूसस्की ये भाषा परिवार शामिल है। सामी हमी भाषा परिवार यूरेशियाई में शामिल है और जापानी कोरियाई भाषा परिवार यूरेशियाई भाषा परिवार में शामिल है। तो यूरेशियाई भाषा परिवार में जो कुल भाषा परिवार आपके शामिल हैं वो 10 भाषा परिवार हैं जो आपके यहाँ नजर आ रहे हैं। अगला जो अफ्रीका भाषा परिवार है इसमें 3 भाषा परिवार शामिल हैं। एक तो सुडानी भाषा परिवार है, एक बांटू भाषा परिवार है, एक आपका होते तोत या इसी को बोल देते हैं बुशमैनी भाषा परिवार। तो इस अफ्रीका भाषा परिवार में कुल 3 भाषा परिवार आपके क्या हो जाएंगे? शामिल हो जाएंगे। अफ्रीका के बाद में प्रशांत महासागरीय भाषा परिवार है। ये जो प्रशांत महासागरीय भाषा परिवार है इसमें 4 भाषा परिवार शामिल हैं। जैसे एक है मले पोलिनेशियाई भाषा परिवार, फिर है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, फिर है ऑस्ट्रेलियन भाषा परिवार और एक भाषा परिवार है आपका पापुआ भाषा परिवार। अंत में एक भाषा जो परिवार है वो आपका है अमेरिकन भाषा परिवार। इसमें जो भाषा है आपका भाषा परिवार है वो आपका एक ही है और वो है अमेरिकन भाषा परिवार। तो ये आप समझ गए होंगे विश्व भर में जो भाषा परिवार हैं वो 18 भाषा परिवार हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार। इन 18 भाषा परिवारों को 4 भूखंडों डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने डिवाइड किया है, जिसमें यूरेशियाई, अफ्रीका, प्रशांत महासागरीय और अमेरिकन ये 4 में इनको बांट दिया गया है। एक फैक्ट यहाँ से और याद रख लेना है, दुनिया भर का जो सबसे बड़ा भाषा परिवार है वो आपका भारोपीय भाषा परिवार है। यानी दुनिया का अगर आपसे पूछा जाए या विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कि वो भारोपीय भाषा परिवार है। तो पूरी उम्मीद है इतनी बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद में आगे आप समझेंगे। भारत के परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछा जाए कि बताइएगा भारत में कितने भाषा परिवार हैं तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में यानी भारत में भाषा परिवारों का वर्गीकरण, क्योंकि हमें मुख्यतः भारत में ही जानना है। दुनिया भर के भाषा परिवारों से अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन बना नहीं है लेकिन संभावना है कि बन सकता है। हमें जानना है कि भारत में जो भाषा परिवार हैं वो कितने भाषा परिवार हैं। तो प्यारे साथियों भारत में मुख्यतः 4 भाषा परिवार हैं। भारत में मुख्यतः 4 क्या हैं? भाषा परिवार हैं। वो कौन कौन से भाषा परिवार हैं? तो पहला है भारोपीय परिवार, दूसरा है द्रविड़ परिवार, तीसरा है ऑस्ट्रिक परिवार और चौथा जो भाषा परिवार है वो है आपका चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तो भारत में 4 भाषा परिवार हैं।
सबसे पहला भाषा परिवार भारोपीय, दूसरा द्राविड़ है, तीसरा ऑस्ट्रिक है और चौथा जो भाषा परिवार है वो आपका चीनी तिब्बती भाषा परिवार है। अब ये जो 4 भाषा परिवार हैं, अगर हम देखें इनके बारे में एक-एक के बारे में, तो भारोपीय परिवार का जो प्रतिशत है 2011 में, वो प्यारे साथियों 73% था, 73%। यानी भारोपीय परिवार 2011 में 73% बोला जाता था। प्रतिशत अगर हम देखें इसका 2025 में या 2024 में, तो ये बढ़कर के हो गया है 78.05%। यानी भारोपीय परिवार के जितने भी लोग हैं उनका प्रतिशत में क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा परिवार है, भारोपीय परिवार है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, तो भारोपीय भाषा परिवार है। विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, भारोपीय परिवार है। भाषा कौन कौन सी आती है भारोपीय परिवार में, तो इसमें आती है जैसे आपकी हिंदी है, हिंदी भाषा, और हिंदी से जितनी भी भाषाएं निकली हैं वो सभी आपकी भारोपीय भाषा परिवार में आ जाएंगी। जैसे खड़ी बोली आपकी, जैसे गुजराती, जैसे असमिया, जैसे आप जाएंगे तो इसी में आपकी भोजपुरी, मैथिली, मगही और भी बहुत सारी जो आपकी बोलियां हैं, सभी बोलियां इसमें आ जाएंगी। तो इसमें हिंदी शामिल है, इसमें संस्कृत भाषा है, नेपाली है, अंग्रेजी भी इसी की है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो भारोपीय परिवार की क्या है, भाषा है। प्यारे साथियों, ये जो भारोपीय परिवार है इसका जो क्षेत्र है वो आपका मध्य भारत है। मध्य भारत का मतलब क्या हो गया, जैसे यदि आप इसको देखेंगे मध्य भारत में, तो ये देखिएगा ये जो आप देख पा रहे हैं लगभग लगभग ये वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, इस सभी क्षेत्र में आपकी लगभग लगभग जो भाषाएं बोली जाती हैं वो आपकी भारोपीय परिवार की है। इस पूरे क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो आपकी भारोपीय परिवार की हैं। यानी मध्य भारत में जो भाषाएं बोली जाएंगी वो आपकी किसकी हैं, भारोपीय परिवार की हैं। तो क्षेत्र में याद रखेंगे आप कि इसका क्षेत्र कौन सा है, मध्य भारत है। अगला है द्राविड़ भाषा परिवार। ये जो द्राविड़ भाषा परिवार है इसका जो प्रतिशत है 2011 में वो 25% था, लेकिन इसका प्रतिशत 2024-25 में बढ़ घट करके हो गया था 19.60%। घट करके कितना हो गया, 19.60%। याद रखेंगे भारत का ये दूसरा बड़ा भाषा परिवार है। यानी पहला बड़ा भाषा परिवार भारोपीय है और भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है वो द्रविड़ भाषा परिवार है। इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो द्रविड़ भाषा परिवार में तमिल भाषा है, इसमें आपकी मलयालम भाषा शामिल है, इसमें आपकी तेलुगु भाषा शामिल है, इसमें आपकी कन्नड़ भाषा शामिल है। यानी कहने का तात्पर्य है कि दक्षिण भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, दक्षिण भारत की जितनी भी भाषाएं हैं वो सभी आपकी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा, दक्षिण भारत हो जाएगा। यदि आप एक मैप के माध्यम से समझें तो ये देखिएगा, ये आपका दक्षिण भारत वाला क्षेत्र हो जाएगा। ये जितनी भी भाषाएं आपकी बोली जाएंगी ये सभी की सभी भाषाएं आपकी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं कहलाएंगी। तो द्रविड़ भाषा परिवार में दक्षिण भारत की सभी भाषाएं क्या हो जाएंगी, शामिल हो जाएंगी। इसके बाद तीसरा जो भाषा परिवार है आपका वो हो जाएगा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। अब ये जो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार है इसका जो प्रतिशत है वो 1.3%।
यानी 1.3% आपकी ये भाषाएं बोली जाती हैं भारत में। यानी भारत के जो लोग हैं वो 1.3% भाषाएं भारोपीय ऑस्ट्रिक परिवार की बोलते हैं। ये तीसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है। अगर क्रम से देखें तो ये जो आपका ऑस्ट्रिक भाषा परिवार है ये तीसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसकी जो मुख्य भाषाएं हैं, इसमें जो भाषाएं बोली जाती हैं वो आपकी खासी है, मुंडा है, यानी जो पूर्वी भारत वाला क्षेत्र है, यानी जो पूर्वी भारत वाला क्षेत्र है उसमें जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं वो आपकी सब किस परिवार की भाषाएं हैं? ऑस्ट्रिक परिवार की भाषाएं हैं। इसका जो क्षेत्र हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पूर्वी भारत। पूर्वी भारत वाला जो क्षेत्र है आपका वो किसका हो जाएगा? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार का हो जाएगा। अगला है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। इसका जो प्रतिशत है वो 0.70% है, यानी 0.70% भारतीय लोग इस परिवार की भाषाओं को बोलते हैं। यह सबसे छोटा भाषा परिवार है। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे छोटा भाषा परिवार तो आपको बताना है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। भाषा इसमें कौन कौन सी शामिल है? तो जैसे लद्दाखी भाषा है जो लद्दाख में बोली जाती है, जैसे मिरी भाषा है, जैसे तिब्बती भाषा है, डफला है, मिसमी है। इस प्रकार की जो भाषाएं हैं वो सब आपकी चीनी तिब्बती भाषा परिवार से जुड़ी हुई हैं। इसका जो प्यारे साथियों क्षेत्र है वो आपका उत्तरी भारत, उत्तरी भारत वाला जो क्षेत्र है वहां पर आपका ये चीनी तिब्बती भाषा परिवार बोला जाता है। तो देखेंगे जैसे चीनी तिब्बती में आप ये जो उत्तर वाला क्षेत्र देख पाएंगे, ये जो उत्तर वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर आपका जो भाषा वो आपकी सभी किस्में शामिल हो जाएंगी। तो ये सभी आपकी शामिल हो जाएंगी चीनी तिब्बती भाषा में। उम्मीद है आप ये समझ पाए होंगे ये भारत के क्या है? भाषा परिवार है। प्यारे साथियों नोट में एक पॉइंट आपको और समझना है क्योंकि ये हाल फिलहाल की क्या है? एक खोज है। नोट में आपको एक बात और समझनी है जो बहुत सारे अध्यापक गण मिस कर देते हैं। देखिए हम यहाँ किसी अध्यापक गण की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो इसको मिस कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्योंकि बुराई हम नहीं कर रहे हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि बुराई करना कहीं ना कहीं ठीक नहीं होता है किसी भी अध्यापक गण की, तो हम बुराई नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपने सुना होगा बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो बुरा यदि आप दूसरे में देखने जाएंगे बुराई, तो उसमें बुराई नजर नहीं आएगी, उससे ज्यादा बुराई आप ही के अंदर होगी। तो कोशिश हमारी यही होती है कि हम किसी भी अध्यापक गण में कमी न निकाल करके अपने आप में ही देख लें कि हमारे अंदर ही कहीं ना कहीं बुराई होगी, दूसरे में कोई बुराई नहीं। तो प्यारे साथियों नोट में याद रखेंगे कि भारत में 5वां भाषा परिवार भी खोजा जा चुका है। यानी वर्तमान में भारत में 5 भाषा परिवार हो चुके हैं। अब वो जो 5वां भाषा परिवार है उस भाषा परिवार का जो नाम है वो है अंडमानी भाषा परिवार। यानी ये जो 5वां भाषा परिवार खोजा गया है इस भाषा परिवार का नाम है अंडमानी भाषा परिवार। वर्तमान समय में यह भारत का सबसे छोटा भाषा परिवार है। आप कहेंगे सर अभी पीछे आपने बता दिया है कि भारत का सबसे छोटा भाषा परिवार चीनी तिब्बती है। अगर वहां पर एग्जाम में शब्द आता है कि बताइएगा वर्तमान समय में भारत का सबसे छोटा भाषा परिवार, तो आपको बताना है अंडमानी भाषा परिवार।
और यदि आपका क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे छोटा भाषा परिवार और वहां पर चीनी तिब्बती दिया गया है, तो आप चीनी तिब्बती भाषा परिवार को ही बताइएगा। इसमें संदेह आपको बिल्कुल नहीं करना है, एग्जाम में गलत नहीं करके आना है, इस बात का ख्याल रखेंगे आप। इस परिवार की जो खोज की है, जो खोज करता है, वो है प्रोफेसर अनविता अब्बी। इन्होंने इस परिवार की क्या की है, खोज की है। इस परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो इस परिवार में आती है ओंगे, इस परिवार में आती है जारबा, इस परिवार में आती है अंडमानी भाषा। ये सभी भाषाएं आपकी अंडमानी भाषा परिवार से जुड़ी हुई है। इसका जो क्षेत्र है, इस परिवार का जो क्षेत्र है, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यानी ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ की जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, वो आपकी अंडमानी भाषा परिवार में शामिल की जाती हैं। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक चीजों को समझ गए होंगे। भाषा परिवार के बारे में ठीक ठाक आपकी अब समझ हो गई होगी, और यदि ठीक ठाक समझ हो गई है तो आगे अब बढ़ा जाए। एक बार सभी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ तक चीजों को आप समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। और उम्मीद है आपको कुछ बेहतर ही मिला होगा। हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि जो विद्यार्थी एक बार हिंदी को पढ़ भी चुके हैं, उनको भी यहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। प्यारे साथियों, हमारा जो पिछले 5 वर्षों का अनुभव है हिंदी के क्षेत्र में, वही आपको शेयर कर रहे हैं। और आप विश्वास कर सकते हैं, हमने भी एग्जाम निकाले हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्टेड है, तो आप विश्वास करके इन चीजों को पढ़ सकते हैं और अपने नोट में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ये बात हम आपसे बार बार कह रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के समय में आपको पूरी किताबें नहीं खोलनी है, आपको केवल अपना नोट्स ही देखना है और उसी के माध्यम से आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो भाषा परिवारों को आप सभी प्यारे साथी समझ गए होंगे, और यदि आप समझ गए हैं तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भाषा परिवार के बाद में आगे हम जानेंगे, तो इसी में देखिएगा, ये थोड़ा सा एक मैप के माध्यम से आप समझ लेंगे। लद्दाख में लद्दाखी भाषा बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में जो भाषा बोली जाती है उसको कश्मीरी भाषा बोल देते हैं, पंजाब में जो भाषा बोली जाती है, पंजाब वाला क्षेत्र है, इसको पंजाबी भाषा बोल देते हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं 9-10 राज्य, ये यहाँ वाले राज्य सारे, इन सभी क्षेत्रों में आपकी बोली जाती है हिंदी, 9-10 राज्यों में। आगे हम बताएंगे आपको कितने राज्य हैं। अभी फिलहाल में समझ लेंगे कि 9-10 राज्यों में आपकी हिंदी बोली जाती है। गुजरात वाले क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वो गुजराती भाषा है। ये जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो आपकी मराठी भाषा है। ये गोवा आपको नजर आ रहा है, गोवा में जो भाषा बोली जाती है वो कोंकणी भाषा है। कर्नाटक में जो भाषा बोली जाती है वो कन्नड़ भाषा है। और ये आप जो देख पा रहे हैं तमिलनाडु में, ये एक आपकी मलयालम है और एक आपकी क्या है, तमिल भाषा है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर बोली जाती है तेलुगु भाषा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में तेलुगु भाषा बोली जाती है। उड़ीसा वाले क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसका नाम उड़िया भाषा है। पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा का नाम बंगाली भाषा है। असम वाले क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा का नाम असमिया है। मणिपुर वाले क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसको मणिपुरी बोल देते हैं। बाकी ये निस्सी जो भाषा है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। नेपाल वाले क्षेत्र में या आप सिक्किम वाले क्षेत्र में आप थोड़ा मान सकते हैं, यहाँ पर आपकी नेपाली भाषा बोली जाती है। तो हमें पूरी पूरी उम्मीद है इतनी बात को आप समझ गए होंगे, और यदि आप समझ गए हैं तो हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे
अब थोड़ा सा हम समझेंगे हिंदी का जो विकास हुआ है वो विकास कैसे कैसे हुआ है। हिंदी का जो विकास हुआ है वो विकास किस प्रकार से हुआ है, थोड़ा सा हम यही समझेंगे। प्यारे साथियों, लगभग लगभग आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास को, और जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास में एक हम टॉपिक पढ़ते हैं कि मानव की उत्पत्ति और विकास। ये जो टॉपिक होता है मानव की उत्पत्ति और विकास, इसमें हम जानते हैं कि मानव कैसे, मानव की उत्पत्ति हुई है और मानव का किस प्रकार से विकास हुआ है। तो जब हम उस टॉपिक में पढ़ते हैं तो हमें एक चीज की जानकारी मिलती है कि हमारे और आपके सबके जो पूर्वज थे वो कोई एक ही व्यक्ति था। यहाँ पर अलग अलग धर्म की अलग अलग मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म की अलग मान्यताएं हैं और इस्लाम धर्म की अलग मान्यताएं हैं। उन मान्यताओं पे ना जा करके हम केवल साइंटिफिक तरीके से यदि हम समझें तो हमारे और आपके जो पूर्वज हैं कोई एक ही व्यक्ति है। जब हमारे आपके कोई पूर्वज एक ही व्यक्ति है तो जाहिर सी बात है कि उसके द्वारा जो भाषा बोली गई होगी वो भी कोई एक ही भाषा होगी। अब उस व्यक्ति के द्वारा जो भाषा बोली गई होगी उस भाषा को हम क्या नाम दें, या दुनिया भर की जो पहली भाषा हम मान के चले वो किस भाषा को मान के चले। तो जैसे दुनिया भर में माना जाता है कि सबसे पहले आदम का जन्म हुआ है, तो आदम के द्वारा जो भाषा बोली गई उसको आदिम भाषा की संज्ञा दी गई। ध्यान से समझेंगे, दुनिया भर में सबसे पहले जो भाषा बोली गई उस भाषा का नाम दिया गया आदिम भाषा। और ये जो आदिम भाषा थी, इस भाषा को बोलने वाले लोग ही आदि मानव कहलाए थे। अब जाहिर सी बात है कि ये जो आदि मानव थे ये किसी एक स्थान पर इनका उत्पत्ति हुई थी। अब उत्पत्ति के बाद में ये अलग अलग क्षेत्रों में गए। जब ये अलग अलग क्षेत्रों में गए तो फिर हमने उसी भाषा से अलग अलग भाषाओं का जन्म मान लिया। जैसे यदि हम समझें तो ऐसा माना जाता है कि हमारे सबके पूर्वज एक ही थे। ये साइंटिफिक है। जो उनके द्वारा भाषा प्रयोग की गई उसे आदिम भाषा का नाम दिया गया। ये जो आदिम भाषा है, कुछ लोग आदिम भाषा को बोलने वाले जब आपके भारत वाले क्षेत्र की तरफ आए तो हमने उस भाषा को, यानी ये जो लोग थे आदि मानव लोग थे, ये आदि मानव कुछ भारत की तरफ आए तो हमने इनके द्वारा जो भाषा बोली गई उसको हमने आर्य भाषा का नाम दे दिया। आदि मानव जो थे कुछ चले गए आपके अरब वाले क्षेत्र में, और जो अरब वाले क्षेत्र में गए उनके द्वारा जितनी भी भाषाएं बोली गई उनको हमने सामी भाषा का नाम दिया। इन्हीं में से कुछ लोग आपके चले गए तुर्की, चीन, जापान वाले क्षेत्र में, और इनके द्वारा जो भाषाएं बोली गई उन सभी भाषाओं को हमने तुरानी नाम दिया। प्यारे साथियों, एक बार ध्यान से समझेंगे, हमारे आपके पूर्वज एक ही व्यक्ति थे। अब वो जो पूर्वज थे हमारे, वो दुनिया भर के अलग अलग भागों में गए, और जब वो अलग अलग भागों में गए तो उनके द्वारा अलग अलग भाषाओं का फिर प्रयोग किया गया। जो हमारे पूर्वज भारत वाले क्षेत्र, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में आए, उनके द्वारा जितनी भी भाषाएं बोली गई हमने उनको आर्य भाषा का नाम दिया। कुछ पूर्वज हमारे अरब वाले क्षेत्र में चले गए, कुछ पूर्वज हमारे ईरान वाले क्षेत्र में चले गए, तो उन्होंने जो भाषाएं बोली उन सभी भाषाओं को हमने सामी भाषा का नाम दिया। कुछ पूर्वज हमारे चीन वाले क्षेत्र में चले गए या जापान या तुर्की वाले क्षेत्र में चले गए, तो उनके द्वारा जो भाषाएं बोली गई उन सभी भाषाओं को हमने तुरानी भाषा का नाम दे दिया। अब ये जो आर्य भाषा है इसमें सबसे पहले हम संस्कृत भाषा को जानते हैं। तो संस्कृत है, प्राकृत है, अंग्रेजी है, फारसी है, लैटिन है, ये सभी भाषाएं आपकी आर्य भाषा के अंतर्गत आ जाती हैं।
सामी भाषा में जैसे अरबी भाषा है, हबसी भाषा है, इब्रानी भाषा है, ये सभी भाषाएं आपके शामिल हो जाएंगी। तुरानी भाषा में तुर्की भाषा, चीनी भाषा, जापानी भाषा, द्रविड़ भाषा, मुगली भाषा, ये सभी भाषाएं आपकी तुरानी भाषा में शामिल हो जाएंगी। तो प्यारे साथियों, इनका तो हमें कोई काम नहीं, ये तो केवल समझना था हमें, क्योंकि हमें तो केवल आर्य भाषा को जानना है जो हमारे भारत में बोली जाती थी। तुरानी भाषा को हमें नहीं पढ़ना है, तो इन पे हम चर्चा नहीं करेंगे। हम केवल और केवल आपसे जो चर्चा करेंगे वो आर्य भाषा पर चर्चा करेंगे। तो आइएगा समझते हैं आर्य भाषा को। जैसे इसमें आप देखेंगे आर्य भाषा में, तो प्यारे साथियों आर्य भाषा, आर्यों के बारे में आपको इतनी जानकारी होगी कि आर्य प्रथम बार भारत में आकर के बसे। भारत में आपने सुना होगा पंजाब वाले क्षेत्र में आकर के आर्य बस गए थे। तो आर्य प्रथम बार भारत में आकर के बसे और उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया उसी भाषा को आर्य भाषा की संज्ञा या आर्य भाषा का नाम दिया गया। आर्य सर्वप्रथम भारत में आकर के जब बसे पंजाब वाले क्षेत्र में, तो उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया उसी भाषा को आर्य भाषा का नाम दे दिया गया। आर्य भाषा के अन्य नाम भी हैं। आर्य भाषा को आदि जननी बोलते हैं, क्योंकि भारत में जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं का जन्म आर्य भाषा से ही हुआ है। आर्य भाषा को देव भाषा भी बोलते हैं, आर्य भाषा को देववाणी भी बोलते हैं। देव भाषा इसलिए बोलते हैं कि देवताओं की भाषा है। आप पढ़ेंगे रामायण, आप पढ़ेंगे महाभारत, उपनिषद, वेद, इन सभी में आपकी आर्य भाषा आपको नजर आएगी। आर्य भाषा को सुविधा के लिए 3 भागों में क्या कर दिया है, विभाजित कर दिया है। आर्य भाषा को सुविधा के लिए हमने 3 पार्ट में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। अब वो भाग कौन कौन से हैं, जैसे आप देखेंगे तो ये आपका पूरा क्या है, आर्य भाषा है। आर्य भाषा को 3 भागों में हमने डिवाइड किया। पहला है प्राचीन आर्य भाषा, दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा, और जो तीसरा है आपका बेटा वो है आधुनिक आर्य भाषा। ये जो प्राचीन आर्य भाषा है इसका जो समय है वो 1500 बीसी, बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीहा के जन्म के पहले। 1500 बीसी से 500 बीसी का जो समय है वो आपका प्राचीन आर्य भाषा का है। 500 बीसी से 1000 एडी, एडी का मतलब है एन्नो डोमिनी, यानी ईसा मसीहा के जन्म के बाद। तो 500 बीसी से 1000 एडी तक का जो समय है वो मध्यकालीन आर्य भाषा का है। और 1000 एडी से और वर्तमान समय तक, यानी अब तक, ये जो समय है ये आपका आधुनिक आर्य भाषा का है। तो आर्य भाषा को हमने 3 भागों में बांटा, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा। ये जो प्राचीन आर्य भाषा है इसका जो टाइम है वो आपका कितने से बना है, 1500 बीसी से 500 बीसी। दूसरा ये जो मध्यकालीन आर्य भाषा है इसका जो समय है वो आपका 500 बीसी से 1000 एडी है। तीसरा जो आधुनिक आर्य भाषा है इसका जो समय है वो 1000 एडी से अब तक माना गया है। तो आर्य भाषा को हमने सबसे पहले 3 भागों में बांटा। उसके बाद में देखेंगे आप तो प्राचीन जो आर्य भाषा है प्यारे साथियों, इसमें हम केवल और केवल पढ़ते हैं संस्कृत को। यानी प्राचीन आर्य भाषा आप कहिएगा या संस्कृत कहिएगा, दोनों एक ही बात है लगभग लगभग। तो प्राचीन आर्य भाषा में संस्कृत को हम पढ़ेंगे। संस्कृत के 2 भाग हैं, 2 पहलू हैं या 2 आयाम हैं, यानी संस्कृत 2 प्रकार की है। एक है आपकी वैदिक संस्कृत, एक है आपकी लौकिक संस्कृत। ये जो वैदिक संस्कृत है इसका टाइम है 1500 बीसी से 1000 बीसी
टाइम आपको याद रखना है, एग्जाम में टाइम पूछा गया है। और ये जो टाइम हम आपको बता रहे हैं ये सार्वभौमिक टाइम है, सभी विद्वानों द्वारा सर्व स्वीकृत टाइम है। तो 1500 बीसी से 1000 बीसी वैदिक संस्कृत का समय है। लौकिक संस्कृत का जो समय है वो 1000 बीसी से 500 बीसी का समय लौकिक संस्कृत का है। तो प्राचीन आर्य भाषा, इसमें हम पढ़ते हैं संस्कृत को। संस्कृत के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। वैदिक संस्कृत जिसका टाइम 1500 बीसी से 1000 बीसी है। लौकिक संस्कृत जिसका टाइम 1000 बीसी से 500 बीसी है। मध्यकालीन आर्य भाषा में हम 4 भाषाओं को जानेंगे। जैसे सबसे पहले इसमें है पाली। पाली का जो समय है वो 500 बीसी से 1 एडी है। ये बीसी का मतलब ईसा पूर्व, एडी का मतलब ईसवी। तो पाली का समय 500 बीसी से 1 एडी तक माना गया है। पाली के बाद में दूसरा है आपका प्राकृत। पाली के बाद में देखो ये याद रखेंगे, ये पहला है, पहले पाली आई, पाली के बाद में दूसरा है प्राकृत। प्राकृत का जो समय है वो 1 एडी से 500 एडी है। तीसरा है अपभ्रंश। अपभ्रंश का जो समय है वो 500 एडी से 1000 एडी है। चौथा है आपका अबहट्ट, और अबहट्ट का जो समय है वो आपका 900 एडी से 1100 एडी है। तो ये आपका क्या है? मध्यकालीन आर्य भाषा है। तीसरा आप देखेंगे तो तीसरा आधुनिक आर्य भाषा है, और आधुनिक आर्य भाषा से हमारी निकली है हिंदी भाषा। ये जो हिंदी भाषा है इसको भी 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। प्यारे साथियों, प्राचीन हिंदी 1100 एडी से 1400 एडी तक माना गया है। मध्यकालीन हिंदी का समय 1400 एडी से 1850 एडी तक माना गया है, ईस्वी तक माना गया है। और आज के समय में हम पढ़ते हैं आधुनिक हिंदी है वो 1850 से अब तक माना गया है। तो आज हिंदी का जो विकास है वो इतनी सारी भाषाओं से हुआ है। अगर हम इसको शॉर्ट में समझें तो आप यहाँ देखिएगा, सबसे पहले आपकी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत प्यारे साथियों, सबसे पहले जो आपकी आई थी वो थी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का जब विकास हुआ तो यहां से बनी लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद में जब लौकिक संस्कृत का विकास हुआ तो इसके बाद में जो भाषा बनी वो बनी पाली। पाली भाषा। पाली में और विकास हुआ तो भाषा बनी प्राकृत। प्राकृत में जब और विकास हुआ तो जो भाषा बनी वो आपकी बनी अपभ्रंश। अपभ्रंश। अपभ्रंश से और विकास हुआ तो भाषा बनी अबहट्ट। अबहट्ट। अबहट्ट का जब और विकास हुआ तो आपकी भाषा बनी प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी। इसका जब और विकास हुआ तो बनी मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन हिंदी। और जब इसका और विकास हुआ तो बनी आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी। विकास हुआ है। सबसे पहले वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत के बाद में लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अबहट्ट, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। तो ये कुछ क्या है? हिंदी का विकास क्रम है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम एक एक को समझेंगे। पाली क्या है, प्राकृत क्या है, अपभ्रंश क्या है, अबहट्ट क्या है, इन सभी चीजों पे हम एक एक पे आपसे क्या करेंगे? डेप्थ में जाकर के चर्चा करेंगे।
देखिएगा, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का जो टाइम है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी, ये वैदिक संस्कृत का टाइम माना गया है। वैदिक संस्कृत में याद रखेंगे यह भारत की सबसे प्राचीन भाषा थी, यानी ये जो वैदिक संस्कृत है ये भारत की क्या है, सबसे प्राचीन भाषा है। वैदिक संस्कृत को महर्षि पाणिनि व महर्षि यास्क ने छांदस का नाम दिया है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि बताइए वैदिक संस्कृत को छांदस किसने कहा, तो महर्षि पाणिनि ने और महर्षि यास्क ने, इन दोनों ने वैदिक संस्कृत को छांदस का नाम दिया। वैदिक संस्कृत का प्रयोग कहाँ मिलता है, तो वैदिक संहिताओं में, जो हमारे वेद लिखे गए हैं, वेद 4 वेद, जिसमें आप देखेंगे तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद आपके लगभग लगभग वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। तो वैदिक संहिताओं में इसका प्रयोग आपको मिलेगा। ब्राह्मण ग्रंथ जितने भी हैं उनमें आपको वैदिक संस्कृत का प्रयोग मिलेगा। आरण्यक जो लिखे गए हैं उनमें आपका वैदिक संस्कृत का प्रयोग है, और जो उपनिषद लिखे गए हैं 108 वो आपके वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। वैदिक भाषा को देवों की भाषा भी कहा जाता है। प्यारे साथियों, आपने सुना होगा कि जो हमारे वेद लिखे गए हैं 4 वेद, उन चारों वेदों को ब्रह्मा ने लिखा है। अब चूंकि ब्रह्मा हिंदू मान्यता के अनुसार, हमारी मान्यता के अनुसार एक देवता है, तो ब्रह्मा जी ने संस्कृत भाषा में और संस्कृत में भी, वैदिक संस्कृत में वेदों को लिखा है। यानी लिखा तो वेद व्यास ने है, परंतु उन्हीं का ज्ञान है संस्कृत भाषा में। तो इसलिए हम कह देते हैं कि जो वैदिक संस्कृत है वो आपकी क्या है, देवों की भाषा है, देव भाषा है, देववाणी है, देवताओं की भाषा है। आगे देखिएगा, वैदिक संस्कृत में जो कुल वर्ण हैं वो 52 वर्ण हैं। वैदिक संस्कृत में जो कुल वर्ण का प्रयोग हुआ है वो 52 वर्णों का प्रयोग हुआ है, और आज के समय में जो हम हिंदी पढ़ते हैं उसमें भी 52 ही वर्ण हैं। फिर है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का समय 1000 बीसी से 500 बीसी माना गया है। यानी ये जो लौकिक संस्कृत है इसका समय 1000 बीसी से 500 बीसी माना गया है। अब इस 500 बीसी और 1000 बीसी के बीच में क्या हुआ, सबसे पहले ये देखेंगे। तो वैदिक संस्कृत के सरलतम रूप को ही लौकिक संस्कृत का नाम दिया गया है। जब वैदिक संस्कृत आसान हो गई, सरल हो गई, क्योंकि आपको हमने भाषा की विशेषताओं में पढ़ाया था कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है, भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। तो जब वैदिक संस्कृत आसान हो गई 500 वर्षों में, तो उसको हमने लौकिक संस्कृत का नाम दे दिया। लौकिक संस्कृत को पाणिनि ने लौकिक संस्कृत को पाणिनि ने अष्टाध्यायी में नियमबद्ध किया। देखिएगा, अष्टाध्यायी जो लिखा हुआ है वो लौकिक संस्कृत में है, उसी में नियमबद्ध तरीके से पाणिनि ने लौकिक संस्कृत को लिखा है। लौकिक संस्कृत में बेटा कुल जो वर्ण है वो 48 वर्णों का आपको प्रयोग मिलता है। तो लौकिक संस्कृत में कुल 48 वर्णों का आपको क्या मिलेगा, प्रयोग मिलेगा। लौकिक संस्कृत के बाद में आप देखेंगे, लौकिक संस्कृत के बाद में आप देखिएगा यहाँ वैदिक भाषा नहीं है, ये लौकिक संस्कृत है। लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत का जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ मिलता है, तो लौकिक संस्कृत का प्रयोग रामायण में मिलता है जो वाल्मीकि जी ने लिखी है। लौकिक संस्कृत का प्रयोग आपको महाभारत में मिलता है जो वेद व्यास ने लिखा है। लौकिक संस्कृत का प्रयोग अष्टाध्यायी में मिलता है जो पाणिनि ने लिखा है।
लौकिक संस्कृत का प्रयोग अर्थशास्त्र में मिलता है जो चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य ने लिखा है, और नाट्य शास्त्र में मिलता है जो किसने लिखा है, भरत मुनि ने लिखा है। इसके बाद में पाली भाषा है, 500 बीसी से 1 एडी तक पाली भाषा का क्या है, समय माना गया है। लौकिक संस्कृत में कुछ परिवर्तन होने के बाद पाली भाषा का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। यह भारत की प्रथम देश भाषा है। देश भाषा इसलिए क्योंकि इस भाषा में हर व्यक्ति ने अपने क्या दिए हैं, एक प्रकार से अपनी भाषा के रूप में इसको चुना था। महात्मा बुद्ध ने अपने सभी उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। अशोक के शिलालेखों में भी पाली भाषा का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। तेजी से देखेंगे। और इसके बाद में पाली के बाद में जो अगला है आपका वो है प्राकृत भाषा, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। पाली भाषा में कुछ परिवर्तन होने के बाद प्राकृत भाषा का जन्म हुआ। महावीर स्वामी ने अपने सभी उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं। हेमचंद ने प्राकृत व्याकरण, ये एक किताब है जो हेमचंद ने लिखी है, प्राकृत व्याकरण नामक पुस्तक की रचना की। इसी की वजह से प्राकृत का जो पाणिनि कहा गया है वो किसको कहा गया है, हेमचंद्र को कहा गया है। प्राकृत भाषा का प्रयोग संदेश रासक जो अब्दुल रहमान की रचना है उसमें किया गया है। लीलावती रचना कौतूहल की है, इसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग है। और हरि विजय जो रचना सर्वसेन की है, इसमें भी प्राकृत भाषा का प्रयोग है। प्यारे साथियों, प्राकृत भाषा के बाद में जो हम अगली चर्चा आपसे करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये आपके कोचिंग के बारे में है। और प्यारे साथियों, एक आप ये काम जरूर करेंगे कि जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं आप उन सभी को इस YouTube चैनल के बारे में बताइएगा ताकि उनको भी लाभ हो सके। सभी क्लासें उनको सिस्टेमेटिक विधिवाचक रूप में उनको एक ही जगह पे मिल सके क्रम वाइज तरीके से। तो आपके ये YouTube चैनल का नाम है अद्वैत ACI। इसको आप सर्च करेंगे तो आपको ये सर्च बार में नजर आ जाएगा। प्यारे साथियों, आप लोगों ने इतना टाइम दिया तो एक आप लोग हमारी तरफ से काम करेंगे कि आपको अगर ये क्लास लगी हो कि हाँ इससे कुछ लाभ हुआ है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।